यात्री यहाँ पर पहुंचे थे, जिन्होंने तमाम जो फंसे हुए जो लोग थे, जो हिंदुस्तानी थे, उनको रिसीव करने के लिए पहुंचे हुए हैं। हमने इसके पहले भी देखा था कि जब यूक्रेन से जो लोग वहां पर फंसे हुए थे लेकर के जब आते थे, तो हर बार केंद्रीय मंत्री उनको रिसीव करने आते थे। तो इस बार भी एक केंद्रीय मंत्री यहाँ पर रिसीव करने पहुंचे और किसी भी वक्त वो तमाम जो यात्री हैं जो इजराइल में फंसे हुए थे, वो बाहर इसी गेट से आ सकते हैं। आप देख सकते हैं कि एयरपोर्ट पर तमाम सुरक्षा के इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं और यहीं से एक एक करके वो तमाम यात्री कुछ देर में बाहर निकलेंगे। जी हिमांशु, जो लोग लौट रहे हैं वो लोग क्या बता रहे हैं, क्या कहानी बयां कर रहे हैं कि क्या कैसी स्थितियां वहां पर, खासतौर पर जो गजा पट्टी के नजदीक रहने वाले या रहते थे? हिमांशु के साथ शायद हमारा संपर्क टूट गया, हम दोबारा उनका रुख करेंगे। लेकिन ये तस्वीर देखिए, ये वो लोग हैं जो मुश्किल जगह में फंस गए थे, युद्ध के बीच में फंस गए थे, उस वॉर जोन में फंस गए थे। लेकिन अब जब लौटे हैं तो खुशी है, अपने देश में लौटे हैं तो खुशी है। एक समय भी था जब वे वहां गए थे तब वहां माहौल अलग था, अब माहौल बिल्कुल अलग हो चुका है। इजराइल और हमास के बीच में जंग हर बीते वक्त के साथ तेज होती चली जा रही है और बदले की आग में जलते हुए अब युद्ध बड़ा होता जा रहा है। पहले हमास ने फिलिस्तीन के लोगों के नाम पर बदला इजराइल से। अमेरिका अपने हथियारों का जहाज पहले ही भेज चुका है। अब तक इजराइल गजा में 4000 टन से 6000 टन तक बम गिरा चुका है। इजराइल हमास के वर्तमान युद्ध से 14 साल पहले 2009 की बात है। इजराइल की सेना जब हमास के खिलाफ पहली बार गाजा में जमीन के रास्ते घुसकर आक्रमण करती है, 15 दिन तक गाजा की धरती पर इजराइल के सैनिक हमास के आतंकियों को चप्पे चप्पे से खोजकर खत्म करते हैं। 15 दिन बाद इजराइल के तत्कालीन प्रधानमंत्री ने संघर्ष विराम का ऐलान कर दिया। लेकिन पहले भी इजराइल ने जमीनी रास्ते से हमास पर हमला किया है और पूरी तरह से हमास को ध्वस्त करने का प्रयास किया, परास्त करने की कोशिश की। उसमें इजराइल को ज्यादा सफलता नहीं मिली। इजराइल की सेना जमीनी स्थिति से भली भांति वाकिफ है। इजराइल की सेना के पास लगातार वहां से खुफिया जानकारी भी आती रहती है और इसीलिए इस बार न केवल तोपों से बल्कि हवाई जहाजों से जबरदस्त हमला किया जा रहा है और उस हमले के बाद जमीनी सेना एक बार फिर घुसेगी। टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां, आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स और सिपाही गाजा पट्टी में जाकर हमास के हर ठिकाने को न केवल ध्वस्त करेंगे बल्कि ये सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे कि हमास एक बार फिर कभी इजराइल के लिए एक आतंकी खतरा न बन सके। साल 2014 आया, दूसरी बार गाजा में घुसकर इजराइल की सेना आतंकियों को घेरती है, मारती है और हमास के आतंक को खत्म करना शुरू करती है। 19 दिन तक तब गाजा के भीतर इजराइल के सैनिक पहुंचकर अटैक करते रहे। लेकिन साल 2014 में भी गाजा से हमास खत्म नहीं हुआ। क्या अब इसी तरह फिर से गाजा में इजराइल की फौज दाखिल होकर हमास का समूल नाश कर पाएगी? क्या अब गाजा में इजराइल के घुसने के साथ जंग खत्म होने की जगह और बड़ी हो जाएगी? 9 साल बाद इजराइल एक बार फिर गजा पर जमीनी हमले बोलने की तैयारी कर रहा है। टैंक लेकर के उसकी टीमें एश्केलॉन से द्रोत से आगे बढ़ते हुए गजा की सीमाओं में प्रवेश कर रही हैं। लेकिन डर इस बात का है कि जिस तरह से अरब देश गजा को समर्थन दे रहे हैं, हमास को समर्थन दे रहे हैं, ऐसे में अगर ये विवाद और बढ़ता है और ये हमला ऐसे ही बढ़ता है तो क्या एक बार फिर अरब देशों और इजराइल के बीच युद्ध छिड़ जाएगी? संभावना इसकी लोगों की है और इसी बात की आशंका भी है, डर भी है। तो क्या अभी जो जंग इजराइल और गाजा में हमास के बीच छिड़ी, इसमें एक एक करके ईरान, लेबनान, सीरिया, मिस्र, कतर, जॉर्डन समेत दूसरे अरब देश उतर सकते हैं? अगर हाँ, तो ऐसी आशंका क्यों जताई जा रही है? याद करिए इन तस्वीरों को।
इजराइल पर हमले और गाजा पर इजराइल की तरफ से आतंक का जवाब देने के बाद से अमेरिका की तरफ से मदद का जहाज हथियारों के साथ पहुंच चुका है। फिर गुरुवार को अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन भी इजराइल पहुंचकर कहते हैं, जो होगा देखा जाएगा, हम तो यही हैं। अमेरिका जो इजराइल के साथ हाथ मिलाकर संदेश अभी दे रहा है, इसे गंभीरता से लेना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब गाजा से हमास ने हमला करना अभी रोका नहीं, तब अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन तक 4 बार इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू से फोन पर बात करके वहां क्या हो रहा है इसका हालचाल पूछ चुके हैं। Joe, I want to give you a clear picture of the difficult situation we face. We were struck Saturday by an attack whose savagery I can say we have not seen since the Holocaust. I mean, we had hundreds massacred, families wiped out in their beds in their homes, women brutally raped and murdered, over 100 kidnapped, including children. And since we last spoke, the extent of this evil has only gotten worse. They took dozens of children, bound them up, burned them, and executed them. इसके बाद दुनिया की हर लड़ाई में किसी न किसी एक पक्ष के लिए हथियार के सबसे बड़े प्रायोजक के तौर पर चर्चित अमेरिका और उसके राष्ट्रपति ने जो कुछ कहा उस पर ध्यान दीजिए, खासकर आखिरी लाइन में जिसमें एक देश का नाम लिया जाता है। We're surging additional military assistance to the Israeli Defense Force, including ammunition, interceptors to replenish the Iron Dome, and we've moved the U.S. carrier fleet to the Eastern Mediterranean, and we're sending more fighter jets there in that region, and made it clear to the Iranians, be careful. Be careful, ईरान, यह अमेरिका के राष्ट्रपति बोलते हैं। ऐसा क्यों बोल रहे हैं ये आपको बताएं उससे पहले जान लीजिए इजराइल और हमास की लड़ाई के बीच अरब देशों का स्टैंड क्या है। इजिप्ट फिलिस्तीन के समर्थन में खड़ा है। जॉर्डन फिलिस्तीन की जमीन पर इजराइल के हमले का विरोध किया है, यानी फिलिस्तीन के साथ है। लेबनान के बॉर्डर पर तो अभी इजराइल के साथ बमबारी तक हो रही है क्योंकि लेबनान का आतंकी संगठन हिजबुल्लाह हमास का साथ देते हुए इजराइल की पोस्ट और टैंक पर अटैक तक कर चुका है। सीरिया खुलकर इजराइल के विरोध में है। सऊदी अरब का स्टैंड अभी फिलिस्तीन के समर्थन में ही है। यूएई सऊदी अरब की तरह मानता है कि इजराइल और फिलिस्तीन दोनों देश शांति से रहें। बहरीन अभी इजराइल के साथ बने अपने नए संबंध और फिलिस्तीन के साथ रहे ऐतिहासिक संबंधों को संभालने में जुटा है। कतर एक तरफ संबंध इजराइल से रखता है, दूसरी तरफ हमास को आर्थिक मदद। ऐतिहासिक संबंधों को संभालने में जुटा है। कतर एक तरफ संबंध इजराइल से रखता है, दूसरी तरफ हमास को आर्थिक मदद भी देता है। ईरान ने हमास और फिलिस्तीन का समर्थन किया। ईरान वो देश है जो हमास को पैसा, हथियार और ट्रेनिंग सब में मदद करता है। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन इस समय जेरूसलम में है। इसके अलावा अमेरिका की मदद का विमान यहाँ रसद सामग्री, हथियार, एम्यूनिशन लेकर पहुंच चुका है। भूमध्य सागर में अमेरिका का यूएसएस जेरल्ड फोर्ड कैरियर स्ट्राइक ग्रुप यानी जंगी बेड़ा पहुंच चुका है इजराइल की मदद के लिए। तो ये संदेश अमेरिका ने साफ तौर पर दे दिया है कि अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा है। लेकिन इस बीच याद कीजिए इजराइल के सुप्रीम लीडर का वो बयान जिसमें उन्होंने कहा कि इस आतंकी हमले में ईरान की तो कोई भूमिका नहीं है, लेकिन वो उन लोगों के हाथ चूमते हैं जिन्होंने यहूदियों पर इस हमले की योजना बनाई। और ये दिखाता है कि इजराइल पर संकट इस समय कितना गहराता जा रहा है। युद्ध के 6 दिन बीत चुके हैं। गाजा पट्टी में आतंकी ठिकानों पर अटैक के दौरान 1500 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। तब ईरान फिर इजराइल के खिलाफ अरब देशों को एकजुट करने में जुट गया। जो कुछ हो रहा है उसे सुनिए और समझिए कैसे युद्ध के बीच अरब वर्ल्ड सक्रिय हो चुका है। पहली खबर, ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी ने इस्लामिक अरब देशों को इजराइल के खिलाफ एकजुट होकर एक साथ आने की अपील की। दूसरी खबर, ईरान के विदेश मंत्री युद्ध के इसी दौर में पहले इराक और फिर लेबनान के दौरे पर जा रहे हैं। तीसरी खबर, इजराइल को शक है कि सीरिया के जरिए लेबनान में आतंकी संगठन हिजबुल्लाह को हथियार पहुंचाने की कोशिश हो रही है। चौथी खबर, ईरान और सऊदी अरब जो एक दूसरे के विरोधी हैं, उन्होंने भी गाजा पर हमले के बाद आपस में बातचीत कर ली है।
इजराइल से ईरान तक, गाजा से लेबनान तक और अमेरिका से अरब देशों तक हर किसी को 1948 याद आ रहा है और सबको लगता है कि एक्शन और रिएक्शन बिल्कुल वैसा ही होगा। लेकिन इस बीच सबको ये बयान भी याद आना चाहिए जब नाटो की बैठक में इजराइल के रक्षा मंत्री कहते हैं कि ये 1943 वाला यानी 40 के दशक वाला इजराइल नहीं है, तो क्या लैंडस्केप पर कोई बहुत